अब आई है तू रीता, सूरज सर पर चढ़ाया और तू अब आई है बाजार से। दीदी मैं तो जल्दी जल्दी ही आ रही थी, पर रास्ते में एक छोटा सा पिल्ला प्यास से तड़प रहा था, बस उसी को पानी पिलाने लग गई थी। तेरा क्या है, तू तो सबकी मदद करती फिरती है, चाहे घर में कुछ काम हो या ना हो। दीदी आप क्यों गुस्सा कर रही हो? माँ कहती थी कि जो इंसान किसी के बुरे वक्त में काम आता है वही असली इंसान कहलाता है। माँ अब इस दुनिया में नहीं रही रीता, और माँ की कही बात का इस मतलबी दुनिया में कोई फायदा नहीं। यहाँ सब मतलबी हैं। ये कहानी है सूरजपुर नाम के एक गांव की, जिसमें किराए के मकान में 2 अनाथ बहनें रहती थीं। उनके माता पिता कुछ दिन पहले महामारी की वजह से चल बसे थे। एक दिन दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थीं। दीदी आपको याद है, माँ कहती थी कि अपना दिल हमेशा बड़ा रखो, ये दुनिया अपने आप छोटी होती जाएगी। तो इतना भरोसा कैसे करती है लोगों पर? दीदी हर इंसान बुरा नहीं होता है, गांव में और भी कुछ लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं। कल ही तो विकास अंकल ने कहा था कि तुम दोनों बहनों को खेत में कुछ काम मिल सकता है। वैसे मुझे लगता नहीं है विकास अंकल काम देंगे हमें, पर तू कह रही है तो चलकर देख लेते हैं एक बार। अगले दिन दोनों बहनें खेतों पर काम के लिए चली जाती हैं और उनको खेत में सब्जी तोड़ने का काम मिल जाता है, जिससे उनकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन गीता कमाए हुए पैसों को गिन रही थी। रीता हमारी 2000 रुपए की कमाई हुई है, इतने में तो घर का खर्च चल जाएगा। पर दीदी इतने में हमारा काम नहीं चलेगा, माँ ने जो घर में सामान भरा था वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, और फिर कमरे का किराया भी तो देना है, इसलिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। रीता और गीता बात कर ही रही थी कि तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है। दीदी इस टाइम कौन आया होगा? मैं देख कर आती हूँ। गीता जैसे दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि दरवाजे पर मकान मालिक खड़ा हुआ था। देखो तुम्हारे बाबूजी ने 4 महीने से किराया नहीं दिया है, और कल तो 5वां महीना हो जाएगा, इसलिए या तो कल कमरा खाली कर देना, नहीं तो मुझे मेरा किराया दे देना। अंकल आपको तो पता ही है हम अनाथ हो गए, इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाकर देंगे आपको, हमें घर से मत निकालना। माँ बाबूजी का तो साया सर से चला ही गया, अब सर पर से इस छत का साया मत छीनिए, थोड़ा समय और दे दो अंकल, हम आपके किराए के पैसे दे देंगे। तो ठीक है, आज से ही शुरुआत कर दो मेरे पैसे देने की। और मकान मालिक गीता के हाथों से पैसे छीन लेता है, और कुछ दिन बाद उन दोनों बहनों ने जो पैसे कमाए थे, मकान मालिक उनको भी आकर उन दोनों बहनों से छीन लेता है। दीदी इस तरीके से तो हमारे पास एक पैसा नहीं छोड़ेगा ये मकान मालिक, और अब तो हमारे पास कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। कोई नहीं रीता, कल सुबह हम दोनों अपना जरूरी सामान लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और कभी लौट कर नहीं आएंगे, जिससे मकान मालिक हमको वहां आकर परेशान भी नहीं करेगा। पर दीदी हम जाएंगे कहाँ, वो कल ही पता चलेगा। अभी हम जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं, क्योंकि हमें सुबह ट्रेन से जल्दी निकलना होगा। गीता जल्दी से खाना बनाती है और फिर वो दोनों बहनें जल्दी से खाना खाकर सो जाती हैं। अगली सुबह दोनों बहनें अपना सामान लेकर वहां से चली जाती हैं और ट्रेन से कहीं दूर निकल जाती हैं। अगले दिन जब मकान मालिक घर आकर देखता है तो पूरा घर खाली पड़ा था। चालाक लड़कियों, यहाँ से घर खाली करके चली गई ताकि मुझे किराया ना देना पड़े, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर अगले दिन दोनों बहनें ट्रेन से उतरकर एक नए शहर आ जाती हैं। दीदी ये कौन सी जगह है? ये तो मुझे भी नहीं पता रीता, ये कौन सी जगह है, पर मुझे इतना पता है हम अच्छी जगह आए हैं। दीदी कुछ खिला दो ना, बहुत तेज भूख लग रही है। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें पास की दुकान से कुछ खरीद कर खा लेती हैं और वहीं रात को कोई कमरा ना मिलने पर रेलवे स्टेशन पर ही सो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर एक पुलिस वाला आता है और उनको डंडे मारकर वहां से उठाने लगता है। कौन है तुम दोनों? चलो यहाँ से उठो, यहाँ पर सोना मना है, चलो भागो यहाँ से। अंकल आप मार क्यों रहे हो हमें, हम उठ रहे हैं। दीदी बहुत तेज मारा अंकल ने डंडा। तू ठीक तो है ना रीता, हम चल रहे हैं यहाँ से, यहाँ कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता, हम अनाथों की तो बिल्कुल नहीं। वो दोनों अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से चल देती हैं और रात को कहीं रुकने का ठिकाना ढूंढती हैं। तभी चलते चलते उन दोनों बहनों को एक टूटी हुई झोपड़ी दिखती है। रीता आज रात हम दोनों यहाँ रुक जाते हैं, कल को कहीं कमरा देख लेंगे। वो दोनों बहनें अपनी रात उस झोपड़ी में गुजारती हैं और फिर अगली सुबह गीता अपने बचे हुए पैसे देखती है, वो कहीं पर गिर गए होते हैं। दीदी अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो बस वही पैसे थे जिससे हम रहने के लिए कमरा लेते। ये किस्मत ने हमारे साथ कैसा खेल खेल रही है, पहले अनाथ कर दिया, फिर सर से छत भी छीन ली और अब ये सब। गीता की ऐसा कहकर नजर टूटी फूट पर बाज पड़ जाती है। रीता क्यों ना हम इन बसों से अपनी टूटी हुई झोपड़ी को ठीक करें और इसमें रहने लगे। ठीक कहती हो,
हम ये कर सकते हैं। दोनों बहनें बांस को इकट्ठा करती हैं और टूटी हुई झोपड़ी को रहने लायक बनाती हैं और उस पर बांस की बनी फूल और पत्ती बनाकर झोपड़ी को सजा देती हैं। दीदी, अब हमारी बांस की झोपड़ी कितनी अच्छी लग रही है। हाँ रीता, ये तो हमारे पुराने कमरे से ज्यादा अच्छी लग रही है और हमें इसका कोई किराया भी नहीं देना पड़ेगा। ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों बहनों को उस झोपड़ी में रहते हुए 2 महीने हो जाते हैं। गीता पास के होटल में काम करके अपने घर को चलाती थी और रीता घर पर रहकर घर का काम करती थी। दीदी, आप यहाँ से काम छोड़ दो, क्योंकि आपको जितने पैसे मिलते हैं उसमें मुश्किल से खर्चा चल पाता है और दीदी हमको आगे के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तभी गीता मन ही मन सोचती है, जब मैं बांस से इतनी अच्छी झोपड़ी बना सकती हूँ और फूल पत्ती भी, तो क्यों ना मैं इन्हीं बांस से सुंदर सुंदर फूल पत्ती बनाकर बेचना शुरू कर दूं, जो बाहर से आने वाले लोगों को बहुत पसंद आएंगे। गीता जब स्कूल जाती थी तो उसका शुरू से ही कला करने में ज्यादा ध्यान था। उसके अंदर हर चीज को करने की कला थी और वो बांस से तरह तरह की चीजें बनाती, जैसे फूल पत्ती, साथ ही अच्छी अच्छी पेंटिंग भी बेचती थी। रेलवे स्टेशन के पास आने वाले लोगों को गीता की बांस से बनी चीजें बहुत पसंद आती थी। सुनो संदीप, ये फूल सुंदर लग रहे हैं ना, हम इसको घर में सजाने के लिए ले लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और ज्यादा ले लो, अपने पूरे घर को हम इन फूलों से सजा देंगे। धीरे धीरे गीता की चीजें दिन पर दिन ज्यादा बिकने लगी और जितनी गीता बांस से फूल पत्ती बनाती वो सारी बिक जाती थी। और एक दिन गीता ने अपनी बहन रीता की रुकी हुई पढ़ाई भी चालू करा दी, जो उनके माँ बाबूजी के खत्म होने पर बीच में ही बंद हो गई थी। कुछ सालों बाद रीता की सरकारी जॉब लग गई और वो सरकारी स्कूल में टीचर बन गई। दोनों बहनों ने अपना झोपड़ी वाला घर बदलकर एक बड़ा सा घर ले लिया और खुशी खुशी दोनों बहनें साथ रहने लगी।